जय हिंद। सभी छात्रों का सनराइज करियर एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और अभी इस समय आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी SSC पेट को देखते हुए आपके सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्नों की श्रृंखला है सनराइज करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और आज देखते हैं हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और यूपी SSC पेट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और 1 से लेकर 30 तक बनाइए अपने कॉपी में नंबर्स और देखिएगा कि क्या आपके नंबर आते हैं क्या नहीं आते हैं। ये एक प्रकार का मॉक टेस्ट भी है, ठीक है। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे सनराइज करियर एकेडमी का यूट्यूब चैनल और देखते हैं कि आज किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आते हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न जरा देखिए क्या है आपका। सबसे पहला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से? हिमनद का मतलब क्या होता है? हिमालय से। पहला प्रश्न आपका कि ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद यानी ग्लेशियर से निकलती है? सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री और चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। तो यहाँ पर अपना उत्तर लगाने की कोशिश कीजिए कि क्या उत्तर है क्या उत्तर नहीं है, ठीक है। तो चलिए ब्रह्मपुत्र की बात की जा रही है तो ब्रह्मपुत्र चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। क्लियर है? देखिए आपको बता दें, जगह है तिब्बत जो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो पाकिस्तान में एक झील है जिसका नाम है क्या? मानसरोवर झील। और इसी के बगल में एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है? चेमा युंगडुंग। क्या भैया? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और इसी ग्लेशियर से पूर्व की ओर बहती है एक नदी और तिब्बत में इसको बोला जाता है सांगपो। तिब्बत में इसको क्या बोला जाता है? सांगपो। फिर उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो वहां इसको बोला जाता है दिहांग। और फिर ये असम में प्रवेश करती है तो यहाँ इसको बोला जाता है क्या? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ध्यान देना, मानसरोवर झील से निकलती है और चेमा युंगडुंग ग्लेशियर नाम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर का पानी का रिसाव है वो इस मानसरोवर झील में आता है और यहीं से ये नदी फिर आगे बढ़ती है, ठीक है। और आपको बता दें इसी के साथ साथ इस मानसरोवर झील से, ठीक है, बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है कौन सी? सिंधु नदी। बोखरचू ग्लेशियर से सिंधु नदी। और एक और नदी निकलती है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है जिसको बोलते हैं क्या? सतलुज। और ये कौन से ग्लेशियर से निकलती है? ये निकलती है राकसताल, ठीक है। क्या है? राकसताल ग्लेशियर। और सिंधु कहाँ से? बोखरचू ग्लेशियर। कौन सा भाई? बोखरचू ग्लेशियर। तो इस प्रकार से मानसरोवर झील से टोटल 3 प्रकार की नदियां निकलती हैं जो भारत में प्रवेश करती हैं। तो वो नदी क्या है? सिंधु और सतलुज और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी निकलती है, ठीक है। और सियाचिन ग्लेशियर हमारे उत्तर का ग्लेशियर, ध्यान देना। सियाचिन ग्लेशियर हमारे उत्तर भारत का ग्लेशियर है जो लद्दाख में आता है, K2 के पास आता है। कहाँ पे आता है? K2 के पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय मरुस्थल की भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? मरुस्थल, ठीक है। भारत के मरुस्थलीय नदी की बात कर रहा है। तो पहली बात तो देखो, भारत का मरुस्थल आपको पता होना चाहिए। जो भारत का मरुस्थल है वो क्या है भैया? थार मरुस्थल। क्या है? थार मरुस्थल। भारत का जो मरुस्थल है वो क्या है? थार मरुस्थल। और ये थार मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। एक्चुअली थार मरुस्थल जो है वो 2 देशों में है, भारत और पाकिस्तान। तो भारत में 60% है और पाकिस्तान में कितना है? 40%। और इसी को बोलते हैं क्या? थार का मरुस्थल। और यहाँ से जो नदी निकलती है और आगे चल के खंभात की खाड़ी में गिरती है और उसी को बोलते हैं क्या? मरुस्थलीय नदी। तो वो उत्तर हो जाएगा क्या? लूनी नदी। लूनी नदी क्या है भाई? मरुस्थलीय नदी है। लूनी नदी मरुस्थलीय नदी है, ठीक है। मरुस्थल, भारत के मरुस्थल क्या बोलते हैं? थार का मरुस्थल। और थार मरुस्थल का 60% भाग किसमें है? भारत में। और बाकी 40% भाग कहाँ पे है? पाकिस्तान में, ठीक है। नर्मदा नदी, देखिए नर्मदा नदी ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। कृष्णा नदी ये पूर्व की ओर और व्यास नदी ये भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर झेलम नदी से मिल जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? मतलब जब हमारे देश में वैदिक सभ्यता का प्रचलन था तो उस समय रावी नदी का नाम क्या था? रावी नदी तो अभी आज का नाम है, ठीक है। ये तो अभी आज का नाम है।
लेकिन इससे पहले इसका नाम क्या था? तो आपको बता दें रावी का नदी का नाम क्या था? परूषणी। ठीक है, क्या नाम था? परूषणी। और इसी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध हुआ। क्या भाई? 10 राजाओं का युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? ये परूषणी। रावी नदी क्या बोलते थे? परूषणी। यहीं पर ही 10 राजाओं का युद्ध हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए क्या है? मेघना। मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा को बोला जाता है? मेघना किन दो नदियों की संयुक्त धारा को बोला जाता है? ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहा है। मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा को बोला जाता है? देखिए आपको बता दें, इसको समझने के लिए हम चलते हैं सीधे कौन सा देश? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में भारत से एक नदी प्रवेश होती है जिसका नाम क्या है? गंगा। ठीक है, और भारत से ही एक और नदी आती है असम राज्य से जिसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्रा। अब आपको बता दें, जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा का मेल होता है, ठीक है, गंगा को बांग्लादेश में बोलते हैं क्या? पद्मा, और इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा को जमुना। और जब इन दोनों का मेल हो जाता है तो इनकी संयुक्त धारा बनती है, और इसकी संयुक्त धारा को ही क्या बोला जाता है? मेघना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या बोल रहे हैं? देखिए, मेघना नदी बनने के बाद यहीं पर ये डेल्टा बना देती है, और इसको बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। क्या बोलते हैं? सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा। तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई मेघना किन दो नदियों की संयुक्त धारा से बनती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा उसका? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, भारत से भी गंगा आती है, ब्रह्मपुत्र से गंगा आती है, बांग्लादेश में मिल जाती है, तो इसकी संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं? मेघना बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना। आगे प्रश्न है आपका, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा बनाती है? कहाँ भागीरथी नदी और गंगा मिलकर क्या बनाती है? कहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा बनाती है? ठीक है, तो आपको बता दें, गंगा नदी बनने से पहले कुल 5 प्रकार के प्रयाग बनते हैं। कुछ 5 प्रकार के उत्तराखंड में प्रयाग बनते हैं, और इन सब में 5वें नंबर का जो प्रयाग है वो सबसे ज़्यादा पवित्र है। क्या है? सबसे ज़्यादा पवित्र है। और वो 5वें नंबर का जो प्रयाग है, जैसे एक नदी आती है, क्या नाम है? भागीरथी। ठीक है, और एक नदी आती है अलकनंदा। दोनों का मेल होता है, और तब से इन दोनों के मेल से जो संगम बनता है उसी को बोलते हैं क्या? देव प्रयाग, जो सबसे ज़्यादा पवित्र है। उसी को बोलते हैं देव प्रयाग, जो सबसे ज़्यादा पवित्र है। और इसी देव प्रयाग से फिर हमारी जो नदी है गंगा नदी बनकर पूरे भारत में, बांग्लादेश में जाके डेल्टा का निर्माण करती है। तो जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है उसको क्या बोलते हैं? देव प्रयाग। ये, और सबसे ज़्यादा पवित्र भी क्या है? सबसे ज़्यादा पवित्र भी क्या है? देव प्रयाग। सबसे ज़्यादा पवित्र भी क्या है? देव प्रयाग। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? खैर अब तो ये बन चुकी है, लेकिन क्वेश्चन क्या है? सरदार सरोवर परियोजना ये किस राज्य में निर्माणाधीन है? ठीक है, तो आपको बता दें, सरदार सरोवर बांध यह सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के नाम पर यह बांध है। सरदार सरोवर परियोजना सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है, और यह बांध बना है नर्मदा नदी के ऊपर। किसके ऊपर बना है भाई? नर्मदा नदी के ऊपर। और नर्मदा नदी के ऊपर ये कौन सा बांध? चौथा बांध है। इससे पहले 3 बांध बन चुके होते हैं। और आपको बता दें, सरदार सरोवर बांध, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ज्यादा वर्चस्व रहा है कहाँ पे? गुजरात में। इसीलिए इस बांध को बनाया गया है कहाँ पे? गुजरात में। इससे पहले कई सारे बांध नर्मदा नदी पर मिल चुके हैं। उसका नाम है जैसे ओमकारेश्वर। क्या है भैया? ओमकारेश्वर बांध। ठीक है, और दूसरा क्या है? इंदिरा सागर बांध। क्या है? इंदिरा सागर बांध, वो इस नदी पर बन चुके हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है क्या? नर्मदा। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा, और पश्चिम की ओर बहकर ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है,
ठीक है, ये चीज़ हुआ। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है क्या? नर्मदा नदी। ठीक है, और गुजरात में बहती है, गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे जरा देखिए ये क्या है, आगे है कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद है, कौन से दो राज्यों का कावेरी जल विवाद है। ठीक है, ध्यान देना, कावेरी नदी, यहाँ पर क्या आया है? कावेरी नदी। तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है भाई? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और कावेरी नदी को बोला जाता है दक्षिणी गंगा। क्या बोला जाता है? दक्षिणी गंगा। यहाँ पे थोड़ा सा मतभेद है, आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। दक्षिणी गंगा बोलते हैं कावेरी को, और दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा ये बोलते हैं गोदावरी। किसको बोलते हैं? गोदावरी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज आपको हो सकता है। कावेरी को बोलते हैं दक्षिणी गंगा, और दक्षिण की गंगा बोलते हैं गोदावरी को, और ये दोनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो बोल रहे हैं कि कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हुए हैं, यानी कौन से दो राज्य हैं जो कावेरी नदी उनके मध्य क्या है? जल विवाद है, यानी दोनों राज्य आपस में लड़ते रहते हैं। तो वो है कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु क्या है भाई? यहाँ पर जल विवाद है। ठीक है, क्या है भाई? यहाँ पे जल विवाद है। ठीक है, आया समझ में? कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसी नदी को दक्षिणी गंगा बोला जाता है, और दक्षिण की गंगा बोलते हैं गोदावरी को। गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूढ़ी गंगा। ठीक है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गोदावरी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। किस नदी से राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? किस नदी से राजस्थान की नहर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? रावी नदी, चंबल नदी, सतलज नदी या व्यास नदी। ठीक है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन बताया गया है आपके एग्जाम में। क्या बोल रहा है? किस नदी से राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? ठीक है, तो आपको बता दें इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सतलुज। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सतलुज। सतलुज नदी से विश्व की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है। क्लियर है? अब देखिए, ये जो सतलुज नदी है ये कहाँ से निकलती है भाई? ये निकलती है मानसरोवर झील से। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से ये सतलुज नदी निकलती है, और यहाँ पे कौन सा झील है? राकसताल ग्लेशियर। राकसताल ग्लेशियर। ठीक है, राकसताल ग्लेशियर यहाँ से है, और यहाँ से निकलती है सतलुज नदी, जो कि आगे चल के झेलम में मिल जाती है, और जब ये पंजाब में पहुँचती है। कहाँ पे? पंजाब में। तो पंजाब से इससे एक नहर निकाली गई है जिसका नाम क्या है? इंदिरा सागर। ठीक है, इंदिरा नहर। इंदिरा नहर इसको क्या बोलते हैं? इंदिरा नहर। और ये किसको सिंचित करती है? ये राजस्थान के, ध्यान देना, ये राजस्थान के शुष्क क्षेत्र, ये राजस्थान के शुष्क क्षेत्र को सिंचित करती है, और ये विश्व की सबसे बड़ी नहर है। ये विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नहर। ठीक है, तो इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ध्यान देना, सतलज, सतलज से निकाला गया है राजस्थान वाली नहर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जाए? देखिए, पौधे के विकास, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? मतलब जैसे हम हल्दी जमीन के नीचे होती है और हल्दी को निकालते हैं, तो आखिरकार वो क्या होती है? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? क्या होता है? तना होता है, फल होता है, या जड़ होता है? तो बताइए क्या होता है? ठीक है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना होता है, फल होता है, जड़ होता है? तो आप बता दें इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हल्दी क्या होती है? जड़ होता है। तो पौधे के किस भाग से हल्दी निकाली जाती है? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? जड़। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन कहाँ किया जाता है? अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो इसका उत्तर बताने की कोशिश करें सभी छात्र। भारत में कॉफी उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? भारत में कॉफी उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? ठीक है, चलिए आपको बता दें कॉफी उत्पादक राज्य। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए कॉफी उत्पादक राज्य कौन से हैं? कॉफी उत्पादक राज्य क्या है भाई? यहाँ पे क्या है? असम है, दूसरा क्या है? मेघालय है, ठीक है, तीसरा क्या है? पश्चिम
पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और चौथा क्या है, कर्नाटक है। और पांचवा क्या है, केरल है, ठीक है। और छठवां क्या है, तमिल है। और सातवां क्या है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश, ये हमारे क्या है, कॉफी उत्पादक राज्य हैं। अब ये बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा कॉफी उत्पादन कहाँ होता है, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफी उत्पादन कहाँ पे होता है। ये हमारे कॉफी उत्पादक राज्य हैं। और सबसे ज़्यादा कॉफी उत्पादन होता है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। कहाँ पे होता है भाई, कर्नाटक में, गलती से भूल गए। कहाँ पे होता है, कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा कॉफी उत्पादक कहाँ होता है, कर्नाटक में। और कर्नाटक में ही क्या है भैया, कॉफी अनुसंधान केंद्र है। क्या है, कॉफी अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पे भाई, ये कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्तम क्वालिटी की जो कॉफ़ी होती है वो कर्नाटक में उत्पादित की जाती है। और कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे हमारा, कर्नाटक में, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है। अच्छा, कर्नाटक के पर्वतों को क्या बोला जाता है, साइलेंट वैली। क्या बोला जाता है, साइलेंट वैली। कर्नाटक की जो राजधानी है वो क्या है, बेंगलोर है। क्या है, बेंगलोर है। जहाँ पर हमारा क्या है, आईटी हब है, पूरे भारत का सबसे बड़ा आईटी हब, जिसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली। क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली। पूरे भारत का सबसे बड़ा आईटी हब है कहाँ पे, बेंगलोर में। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, ठीक है। ये अभी हाल ही में एकेडमी में अच्छे से पढ़ाया भी गया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हड़प्पा की खोज किसने किया था। दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी या M.A. वत्स, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी या M.M. वत्स। तो आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा क्या, दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी ने 1921 में किसकी खोज की थी, हड़प्पा की, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले कौन है, दयाराम साहनी। और इस सभ्यता में जो हड़प्पा शहर है उसको खोज निकाला था दयाराम साहनी ने 1921 में, जो कि पंजाब में रावी नदी के किनारे था। किसके नीचे भाई, रावी नदी के किनारे था, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद वर्ष आया 1922। इसके बाद वर्ष आया 1922 और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो, क्या है भाई, मोहनजोदड़ो खोज निकाला। किसको, मोहनजोदड़ो को। ये कौन सी नदी के किनारे था भाई, ये था सिंधु नदी के किनारे। क्लियर है, तो ये आपका उत्तर यहाँ पर बन जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो आपको बता दें हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में। और ये कहाँ पे, रावी नदी के किनारे। इसके बाद अगले ही साल 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे खोज निकाला था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी, ठीक है। आगे जरा देखिए, आगे क्या है, आगे है वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर का त्याग दिया। तो यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा, जल्दी देखिए, बिंदुसार है, अशोक है, या चंद्रगुप्त मौर्य है, या अन्य है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी छात्र। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और दूसरों को भी बताते रहें, ठीक है। ये सीरीज देखिए, जीके जीएस आपको मस्ट है पढ़ना। बोल रहा है वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की शुरुआत की, ठीक है, ध्यान देना, मौर्य वंश की शुरुआत की। किसको हराया, अपने पिताजी कौन से वंश को, नंद वंश को हराया, ठीक है। आए समझ में। और कहाँ पर, ये कहाँ पर गए, ये कर्नाटक के श्रवण बेलगोला। कहाँ पर, श्रवण बेलगोला की पहाड़ी में इन्होंने उपासना करके या उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया, ठीक है। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री का नाम क्या था भाई, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री का नाम था कौटिल्य। और चंद्रगुप्त के यहाँ जो सेल्यूकस निकेटर ने दूत भेजा था उसका नाम था क्या, मैगस्थनीज, ठीक है, मैगस्थनीज, ये इसका नाम था, ठीक है। आए समझ। मैगस्थनीज ने किसकी रचना की है, इंडिका की। किसकी रचना की है भाई, इंडिका। मैगस्थनीज ने किसकी रचना की है, इंडिका। क्लियर है, चलिए। तो ये चीज हुआ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध
1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई ये किस प्रकार का है, किस प्रकार का नहीं है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया है? तो आपको बता दें इसका जो उत्तर है वो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। तो ये इसका आपका उत्तर हो जाएगा कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। आर्य भारत में कहाँ से आए? आर्य भारत में कहाँ से आए? ठीक है, ये प्रश्न है, इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आर्य भारत में कहाँ से आए? पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से या दक्षिण एशिया से? ठीक है, आर्य भारत में कहाँ से आए? तो आपको बता दें आर्य भारत में कहाँ से आए, इसका उत्तर है क्या? केंद्रीय एशिया से। केंद्र का मतलब क्या होता है? मध्य एशिया से। ठीक है, आर्य भारत में कहाँ से आए? मध्य एशिया से। ठीक है, और मध्य एशिया कहाँ पे? एशिया में। और ये किसने बताया था कि मध्य एशिया से आए थे? मैक्स मुलर ने। किसने बताया था भाई? मैक्स मुलर ने। ठीक है, इन्होंने किसकी रचना की है? इन्होंने वेदों की रचना की है। ये आर्य क्या थे? कबीले थे। क्या थे? कबीले थे। ठीक है, सबसे पहले कौन सी भाषा का निर्माण किया है? संस्कृत। ठीक है, और उस समय लिपि क्या थी भाई? ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि, ये लिपि का निर्माण। तो आर्य लोग कहाँ से आए हैं? आर्य लोग आए हैं केंद्रीय एशिया से। क्लियर है? आए समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? ये आपका प्रश्न है और इस प्रश्न को देने की कोशिश करें। ठीक है, और जरा देखिए कि इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। ठीक है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री आया था? ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री आया था? उसका उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही बोला जाता है क्या? विक्रमादित्य। क्या बोला जाता है? विक्रमादित्य। ठीक है, यहाँ पूछा जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की है? विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की है? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये कौन से वंश था? मौर्य वंश से मत लगाइएगा, ये था किससे? गुप्त वंश से। इससे गुप्त वंश से। चंद्रगुप्त मौर्य अलग है और चंद्रगुप्त द्वितीय ये अलग है। और इसी ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसी कारण में प्रथम चीनी यात्री आया था। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अगला जरा देख लीजिए क्या है। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? ठीक है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? ठीक है, तो आपको बता दें सिख समुदाय के अंतिम गुरु। चलिए, यहाँ पर आंसर लगाने की बात कीजिए। देखिए किस प्रकार से आंसर होगा आपका। चलिए, आपको बता दें सिखों के तो वैसे 10 गुरु हुए, है ना, लेकिन जो सबसे अंतिम गुरु हैं वो कौन थे? गुरु गोविंद। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। सिख समुदाय के जो अंतिम गुरु हुए वो थे गुरु गोविंद सिंह। अच्छा, सिख देखिए सिख धर्म में 5 का पालन किया जाता है। तो एक का मतलब क्या होता है भाई? केश। ठीक है, और एक का मतलब क्या होता है? कड़ा। ठीक है, और एक का मतलब क्या होता है? कंघा। और एक का मतलब क्या होता है? कच्छा। ठीक है, और एक का मतलब क्या होता है? कृपाण। तो सिख धर्म में आपको ये सारी चीजें लेना जरूरी है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आया है। 5 का पालन किया जाता है: केश, कड़ा, कंघा, कच्छा और कृपाण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ठीक है, ऐसे भी एग्जाम में पूछ लिया करता है प्रश्न कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो कहाँ पर आरंभ हुआ था। ठीक है, तो आपको बता दें ये आरंभ हुआ था कहाँ पे भाई? ये आरंभ हुआ था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आया समझ में? ओके, राजस्थान का जो डांस होता है वो क्या होता है? घूमर। क्या होता है भैया? घूमर। ठीक है, पंजाब का क्या होता है? गिद्दा। गिद्दा। और क्या? भांगड़ा। ठीक है, भांगड़ा। यूपी का क्या है? यूपी का कथक। ठीक है, कथक। केरल का क्या है? कथकली। ठीक है, कथकली। ठीक है, और केरल का एक और है मोहिनी अट्टम। क्या है? मोहिनी अट्टम। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
तो इतना चीज़ें आपको याद रखना है क्योंकि ये सब आता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार क्या है, ठीक है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार क्या है, मतलब गौतम बुद्ध जब मृत्यु हो गई उनकी तो उनके जो अनुयायी थे उन्होंने क्या माना कि गौतम बुद्ध, ध्यान देना, गौतम बुद्ध अब अगले जन्म में क्या बनेंगे, क्या अवतार रहेगा उनका, ठीक है। तो ध्यान देना, आपको जो उत्तर लगाना है वो क्या है, मैत्रेय। अगला जन्म क्या होगा उनका, मैत्रेय का होगा, ठीक है। ये ध्यान देना क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, उनका अगला जन्म क्या होगा भाई, मैत्रेय का, ठीक है। ये चीज हुआ, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए जो गौतम बुद्ध है, ठीक है, थोड़ा सा बुद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। बुद्ध का जन्म 583 ईसा पूर्व, ठीक है, कहाँ पे हुआ है, नेपाल में। नेपाल में कहाँ पर, लुम्बिनी, ठीक है, कहाँ पे, लुम्बिनी, ठीक है। 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में क्या हुआ, ग्रह त्याग हुआ, ठीक है। और 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो बिहार के गया में पीपल के पेड़ के नीचे और उरुवेला जंगलों में और निरंजना नदी के किनारे, ठीक है। और तब से इनको गौतम बुद्ध कहा गया, क्लियर है। तो अगला जन्म इनका क्या होगा भाई, मैत्रेय का। आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज या प्रार्थना समाज या दयानंद वैदिक समाज, ठीक है। तो जरा बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी, तो आपको बता दें स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी, आर्य समाज की, ठीक है। ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। आर्य समाज की बात करेंगे तो क्या बोलते हैं, दयानंद सरस्वती। एक आता है रामकृष्ण मिशन, एक क्या आता है, रामकृष्ण मिशन, किसने की थी, स्वामी विवेकानंद, किसने, स्वामी विवेकानंद ने किया, ठीक है। आए समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, देखिए, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था, ठीक है। क्या है, जरा देखिए, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर निकालने की कोशिश कीजिए। इबादत खाना, ठीक है। इबादत खाना, किसने इबादत खाना को बनवाया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना को बनवाया था, तो अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर। तो आपको बता दें इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अकबर, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अकबर ने बनाया था इबादत खाना। देखिए अकबर कौन से वंश का है भाई, मुगल वंश का। कौन सा वंश का, मुगल वंश। मुगल वंश की शुरुआत कब हुई है, 1526 में, ठीक है। और इसका पहला शासक कौन हुआ है भाई, बाबर। बाबर के बाद कौन आया है, हुमायूं, ठीक है। और हुमायूं के बाद कौन आया है, अकबर। और अकबर ने ही इबादत खाना की शुरुआत की थी और एक धर्म इसने चलाने की कोशिश की थी, क्या, दीन ए इलाही। क्या है, दीन ए इलाही, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत करने की कोशिश की थी पर यह धर्म नहीं चल पाया, ठीक है। लेकिन कई बार एग्जाम में आता है कि अकबर ने इनमें से कौन से धर्म की शुरुआत की थी, वो क्या है, आपका दीन ए इलाही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस आयोग समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, ये आपके अर्थशास्त्र के प्रश्न है, ठीक है। क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना, ठीक है, जिसको सीएसओ बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो चेयरमैन होता है, वो कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ठीक है। ये हमारे देश की केंद्रीय संस्था है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी, तो उसका क्या है, रंगराजन समिति। क्या है, रंगराजन आयोग। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, किसकी सिफारिशों पर, रंगराजन आयोग, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए। आगे देखिए क्या बोल रहा है, भारत की उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है, यानी HDI। किसका, HDI। भारत में मानव विकास सूचकांक सबसे ज्यादा किसका है,
कहाँ पर लोग ज़्यादा हेल्दी हैं, कहाँ पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कहाँ पर लोगों का लिंग अनुपात क्या है, कम है ज़्यादा है, कहाँ पर लोग शिक्षित ज़्यादा है, कहाँ की महिलाएं शिक्षित ज़्यादा है, जो कहाँ के लोग बीमारियों से कम जूझते हैं। तो ये कहाँ पर मतलब ओवरऑल मानव का विकास अच्छा है कहाँ पर, ठीक है, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो आपको बता दें उत्तर क्या हो जाएगा इसका, केरल। केरल का मानव विकास सूचकांक हमेशा आगे रहता है। आंख मूंद के भी अगर आंसर लगाओगे तो उत्तर आपका यही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आपको बता दें भारत जैसे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपको बता दें भारत जैसे देश में क्या माना जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब आपको बता दें अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं भाई? अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होती है क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है क्या, साम्यवादी, ठीक है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तीसरी क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या होती है भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ कमाना होता है लक्ष्य, और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में कल्याण करना वो लक्ष्य होता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में लाभ प्लस कल्याण, ठीक है, लाभ प्लस कल्याण, ये दोनों जो है इसका क्या बोलते हैं, कर्तव्य होता है, ठीक है। तो आप बता दें अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था कि भैया हम कल्याण भी करेंगे और हम फायदा भी कमाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आया है, ठीक है। कई बार ये प्रश्न आया है, क्या बोल रहा है कि पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो उसका उत्तर हो जाएगा महबूब उल हक ने, ठीक है। और ये कहाँ से थे भाई, ये थे पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान से, ठीक है। महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक मतलब HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी पूरा विश्व आज अपनी प्रगति देखता है तो किस हिसाब से, HDI के हिसाब से देखता है, ठीक है। तो इसकी अवधारणा किसने दिया था? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक। और इन्हीं के समकक्ष हमारे एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य सेन, ठीक है। ये कहाँ के अर्थशास्त्री हैं? ये भारत के अर्थशास्त्री हैं। कई बार एग्जाम में आया है कि अमर्त्य सेन बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, कहाँ के हैं? तो भारत के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के देखिए, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, पहला क्या होता है भाई, प्राथमिक, पहला क्या होता है प्राथमिक, और दूसरा क्या होता है द्वितीयक, दूसरा क्या होता है द्वितीयक, और तीसरा क्या होता है तृतीयक, तीसरा क्या होता है तृतीयक। जहां पर भी कच्ची वस्तुएं होती हैं या फिर कृषि, कृषि को बोला जाता है क्या, प्राथमिक। तो यहाँ पर कृषि वाला क्षेत्र उत्तर हो जाएगा। कृषि वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है, प्राथमिक। और उद्योग, उद्योग वाले क्षेत्र को बोला जाता है द्वितीयक। और सेवा क्षेत्र को बोला जाता है क्या, तृतीयक। सेवा क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तृतीयक, ठीक है। तो देखो ये सेवा क्षेत्र तृतीयक है, या औद्योगिक द्वितीयक है, कृषि क्षेत्र क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? इनमें से कौन सा भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। तो चलिए उत्तर देने की कोशिश कीजिए, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? तो आपको बता दें भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम क्या है, RBI है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैसे बना है ये? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बना है, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, 1949 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है भाई, मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। इसका काम क्या है, मुद्रा का सृजन करना, नोटों का सृजन करना, नोट बनाना, हस्ताक्षर करना, और पूरे देश भर में चलाना, और अपने से निचले बैंक को लोन देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई? योजना आयोग, देखिए योजना आयोग है, आज इसको बोलते हैं क्या, नीति आयोग। आज इसको क्या बोलते हैं भाई, नीति आयोग। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई, ठीक है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्च 1950। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 मार्च 1950। फिर क्या किया, 2015 में जब बीजेपी की सरकार आई तो इसे क्या कर दिया गया, इसे बना दिया गया क्या, नीति आयोग। और इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट,
इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसका नाम क्या है भाई? फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और सदैव इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? देश का प्रधानमंत्री। इसका जो अध्यक्ष होगा वो क्या होगा? हमेशा प्रधानमंत्री। इसका काम क्या है? देश के लिए योजना बनाना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन है? ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? तो आपको बता दें सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, जिसका नाम क्या है? CSO। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की गणना कौन करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? CSO, मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो अध्यक्ष है वो नियुक्त कौन करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी राष्ट्रपति, ठीक है। अब कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल इसका होता है 65 वर्ष या 5 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो गया, ठीक है। आगे भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, किसको वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो कहां से कहां तक है, कब से कब तक है, ठीक है। भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो कब से कब तक है, ठीक है, बताइए। यानी फाइनेंशियल ईयर, भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से कब तक है? तो मैं आपको बता दूं, जो भारत का फाइनेंशियल ईयर है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। आए समझ में? कोई दिक्कत? भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और भारत का कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक, ये क्या होता है? कृषि वर्ष होता है, ठीक है। भारत में कृषि वर्ष भी होता है, तो भारत का कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। और भारत का जो कृषि वर्ष होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है, एक ग्रीष्म का और एक शीत का। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है? अर्थशास्त्र किसकी रचना है? देखिए अब यहाँ पर बहुत अच्छा आ गया, अर्थशास्त्र किसकी रचना है, ठीक है। तो आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र किसकी रचना है? चाणक्य। और चाणक्य का एक नाम और है जिसका नाम क्या है? कौटिल्य। एक नाम और है जिसका नाम क्या है? विष्णुगुप्त। और ये किसका प्रधानमंत्री था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चलिए यहाँ से समाप्त हुए आपके 30 क्वेश्चन, फिर लेके आएंगे। इसी तरह अध्ययन करते रहिए, चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी बताइए। जय हिंद, जय भारत।